सेकेंड, सीपेज को कंटिन्यू करते हैं। सो अभी तक हमने देखा सीपेज में बहुत सारे टॉपिक को कवर किए, फ्लोनेट अभी तक हमने देखा है। अब इस वाले वीडियो लेक्चर में, वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट, हम फ्लोनेट को किस किस चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्यों हम फ्लोनेट को यूज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला है सीपेज डिस्चार्ज। तो चलिए सीपेज डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। सीपेज डिस्चार्ज कैसे करोगे कैलकुलेट, वेरी इंपॉर्टेंट, गेट में बहुत बार पूछता है और यही से क्वेश्चन आता है। तो फ्लो नेट बनाइए, ये मान लीजिए फ्लो चैनल है, फ्लो लाइन्स है, साई 1, ये साई 2 हो गया, ये साई 3, ये मान लो और एक बना लो, ये साई 4 है, ये मान लीजिए फाई 1 है, ये फाई 2, ये फाई 3। मैंने कुछ बताया था कि मान लीजिए टोटल डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट विड्थ, यूनिट विड्थ मतलब अंदर ऐसे। तो ये देखिए, ये मान लीजिए इसका लेंथ है L1 और इसका विड्थ है B1, इस वाले का फ्लो फील्ड का लेंथ है L2, विड्थ है B2 मान लो। सो मैंने बताया था इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, तो यहां से यहां तक एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है डेल्टा H1, यहां से यहां तक एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है डेल्टा H2 मान लीजिए। सो Q क्या होगा, Q1, Q2, Q3 कुछ ऐसा। मान लो ये डेल्टा Q है, जो फ्लो एक चैनल से पास कर रही है वो डेल्टा Q। क्यों, क्योंकि Q1 इक्वल्स Q2 इक्वल्स Q3 मैंने बोला था। सो टोटल Q क्या हो जाएगा, पर यूनिट वेट थ्रू द फ्लो नेट, या फिर उस फ्लो नेट से पर यूनिट वेट कितना पास कर रहा होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, या फिर 3 टाइम्स डेल्टा Q। ये 3 टाइम्स डेल्टा Q मत लिखिए, इसे अलग टर्म्स में लिखेंगे। अब एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे इस चीज को लेके। So let me reduce the thickness of the pen. मैंने जब लैप्लास इक्वेशन डिराइव किया था, ये वाली देखिए, डेल्टा ऑपरेटर ओवर H इक्वल्स 0, इसमें बेसिक एजम्पशन क्या लिया था, सॉइल का जो मीडियम है वो कैसा था बताइए। मैंने उस समय आपको बताई होगी कि हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनस सॉइल के लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, आइसोट्रोपिक और होमोजेनस के लिए हम लैप्लास डिराइव किए थे, उसी के लिए लैप्लास सेटिस्फाइड भी था। अब देखो ये जो एक फ्लो चैनल है, ठीक है, इसका लेंथ है L1 और इसका विड्थ है B1। तो इसमें पास हो रहा है डिस्चार्ज डेल्टा Q, एक फ्लो चैनल, ये एक फ्लो चैनल है, फ्लो चैनल। सो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Q जनरल लिख रहा हूं, जनरल है, Q इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी कहां से मिलेगी आपको, तो मैंने 2 एग्जांपल और लिए थे इस थ्योरी में, आपको बताया था, उन दोनों को समझाया था कि सैचुरेटेड है सॉइल मीडियम और फ्लो लेमिनार है, इसलिए डार्सी साहब काम आ जाते हैं क्या, डार्सी। तो मान लीजिए डार्सी इक्वेशन से क्या था आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो V विल बी K टाइम्स I, यही था डार्सी इक्वेशन। सो मान लो कि फ्लो x डायरेक्शन में हो रही है, मान लो, तो आप कैसे लिख सकते हो इस Q को, डिस्चार्ज को ऐसे लिख सकते हैं क्या,
Q will equals to kx times I along x। अब ये I along x क्या होगा यहां पर, ये देखिए यहां से यहां तक आने में उसे कितना पोटेंशियल ड्रॉप करना पड़ता था, डेल्टा H, इतना का हेड लॉस किया इस वाले इक्विपोटेंशियल फाई 1 से फाई 2 तक आने में, है कि नहीं? तो कितने लेंथ में किया, L लेंथ में किया ना, L1 लेंथ में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, kx डेल्टा H ओवर L1, ये हो गया क्या, वेलोसिटी लिख लिया आपने, वेलोसिटी इंटू एरिया लिखना है। अब फ्लो कैसे हो रहा है देखिए, मैंने पर यूनिट विड्थ कंसीडर किया, फ्लो ऐसे हो रहा है क्या, मतलब ये जो विड्थ है v1 ऐसे कुछ होगी, इस तरह से फ्लो हो रही होगी, तो b1 इंटू यूनिट विड्थ 1 मीटर, तो एरिया मिल गया आपको b1 इंटू 1 मिल गया। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं फिर, मैं कह सकता हूं फॉर आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनस मीडियम क्या होगा, L1 इक्वल टू B1 होगा, और क्या होगा, मतलब स्क्वायर होगा, और kx इक्वल टू k हो जाएगी जनरल के, क्योंकि kx इक्वल टू ky होगा। सो डेल्टा Q along one flow channel, that is discharge passing through one flow channel, कितना लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको यहां लिख देता हूं, ये हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे डेल्टा Q अब हो जाएगा K टाइम्स डेल्टा H, पोटेंशियल हेड ड्रॉप, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, ये L1 और V1 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो K डेल्टा H आपको मिल जाएगी डिस्चार्ज पासिंग थ्रू वन फ्लो चैनल। अब देखना कि ये डेल्टा H आप कैसे निकालोगे, डेल्टा H मान लो फिर से फ्लो फील्ड बनाओ, एक फ्लो नेट बनाइए, ये देखिए फ्लो नेट कुछ ऐसे है, ये साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, ये फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4, मान लो कि ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये भी, चलिए इसे इग्नोर नहीं करेंगे, इसे भी कंसीडर कर लेंगे। आप नंबरिंग चेंज कर दो सिर्फ, यहां साई 1, ये साई 2 साई 3 फाई 3 फाई 4 फाई 5, ये फाई 6 है मान लीजिए, तो यहां हेड है, इसका हेड है 100 मीटर, 120 ले लो, आसानी रहेगा बताने में, इसका हेड मान लीजिए 120 मीटर है, और यहां पर हेड आ रही है आपका 60 मीटर। सो ये टोटल हेड है, टोटल हेड एट पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है अगर, तो टोटल हेड लॉस, टोटल हेड का डिफरेंस होता है, क्या होता है, टोटल हेड एट ए माइनस टोटल हेड एट बी, अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 100 माइनस 60 लिखूंगा बराबर कितना लिखूंगा, सॉरी 120 माइनस 60 लिखूंगा बराबर कितना हो जाएगा 60। अब देखिए नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप कितना, 1 2 3 4 5 है क्या, अच्छा अब ऐसे कर लो कि इसे 50 कर लो,
इसे 50 कर लीजिए और इसे 100 कर लीजिए। इसे 100 कर लीजिए, 100 मीटर, इसे 50 मीटर कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 50 लिख लूंगा तो कितना मिल जाएगा आपको? 50 मीटर। अब देखिए नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना है? यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, यहां से यहां 5। मतलब नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप को हम लिखते हैं एनडी से। ठीक है, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एनडी। सो डेल्टा एच इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? सीपेज एट टोटल ओवर एनडी हो जाएगा। समझ में आ रहा? मतलब 50 सीपेज हेड है एच बटा 5, मतलब डेल्टा एच जो मिलेगा आपको तो मिलेगा 10। ठीक है, 10 मिला। सो डिस्चार्ज थ्रू ए सिंगल, थ्रू ए लिख दिया, थ्रू सिंगल फ्लो चैनल क्या मिला था आपको? डेल्टा क्यू बराबर के टाइम्स डेल्टा एच मिला था। इसे मैं लिख सकता हूं के टाइम्स एच अपॉन एनडी। ओके, सो टोटल डिस्चार्ज पासिंग पर मीटर, मतलब पर यूनिट हो गया, पर मीटर विड्थ। ये विड्थ क्या है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है ना, ऐसे है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, ये बी था, ये 1 मीटर पर मीटर विड्थ ऑफ द फ्लो नेट। मान लीजिए फ्लो नेट से निकाल रहे हैं, फ्लो नेट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फ्लो चैनल टाइम्स डेल्टा क्यू, और ये नंबर ऑफ फ्लो चैनल को हम लिखते हैं एनएफ टाइम्स डेल्टा क्यू। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? टोटल क्यू पर मीटर विड्थ पर यूनिट विड्थ। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एनएफ टाइम्स के अपॉन एच ओवर एनडी। तो मैं अगर इसे लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के एच एनएफ ओवर एनडी। ये जो एनएफ ओवर एनडी है ना, इसे कहते हैं सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर। ओके, तो ये हो गया आपका डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज पासिंग थ्रू, और सीपेज डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज। सीपेज डिस्चार्ज पासिंग थ्रू दी फ्लो नेट पर यूनिट विड्थ अंडर कौन सा कंडीशन? आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनस। आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनस केस। ठीक है, ये तो हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए, अगर आपका फ्लो फील्ड, अगर फॉर नॉन आइसोट्रॉपिक में देखते हैं डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे। नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम, देखिए नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम में आपका फ्लो फील्ड
सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर होगा, तो लैप्लास इक्वेशन नॉट वैलिड है, लैप्लास इक्वेशन नॉट वैलिड, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट इज नॉट वैलिड, सो वी कैनॉट कंप्यूट डिस्चार्ज। तो हमको क्या करना होगा, कोई जुगाड़ लगाना होगा। अब वो जुगाड़ क्या लगाएंगे कि ये जो नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम है उसे आइसोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक गिवन रूल है, हम कैसे कर पाते हैं इसे, देखिए जो रूल है वो रूल ऐसे है कि इन केस ऑफ नॉन आइसोट्रोपिक medium, okay, what we do in case of non isotropic medium, we multiply a factor वो क्या है, kx over ky का जो रेशियो है हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर kx over ky से, अच्छे से लिख लीजिए, रूट अंडर kx over ky टू द लेंथ फैक्टर, लेंथ, ओके, लेंथ स्केल ऑफ फ्लो नेट, लेंथ स्केल ऑफ फ्लो नेट टू सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। अब लैप्लास इक्वेशन एक बार सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम क्या डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, तो पहले लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का कोशिश करते हैं। लैप्लास इक्वेशन ये कैसे होगा, देखिए लैप्लास इक्वेशन आपका क्या था, डॉ स्क्वायर एच ओवर, तो नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम है तो के एक्स डॉ स्क्वायर एच ओवर डॉ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई डॉ स्क्वायर एच ओवर डॉ वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये थी। अब देखिए क्या करिए, एक्स स्केल से मल्टीप्लाई करना है, एक्स क्या है, यही तो है लेंथ फैक्टर, लेंथ स्केल, इसी से हमको एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे होगा, एक्स टाइम्स रूट अंडर के एक्स ओवर के वाई हो जाएगा आपका एक्स। सो ये देखिए x का स्क्वायर है ना यहां पर, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर रूट अंडर खत्म के एक्स ओवर के वाई। अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कैसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, के एक्स डॉ स्क्वायर एच ओवर डॉ एक्स, के एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर के एक्स ओवर के वाई लिखूंगा क्या, प्लस के वाई डॉ स्क्वायर एच ओवर डॉ वाई स्क्वायर इक्वल्स जीरो। तो अब देखिए ये खत्म, के वाई बच गया क्या, के वाई डॉ स्क्वायर एच ओवर डॉ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई डॉ स्क्वायर एच ओवर डॉ वाई स्क्वायर इक्वल्स जीरो। कॉमन ले लीजिए के वाई, तो आपको बच जाएगा डॉ स्क्वायर एच ओवर डॉ एक्स स्क्वायर प्लस डॉ स्क्वायर एच ओवर डॉ वाई स्क्वायर इक्वल्स जीरो। तो ये क्या है, लैप्लास इक्वेशन, और ये सेटिस्फाई कर गया। सो फैक्टर क्या मल्टीप्लाई किया हमने, एक्स लेंथ फैक्टर से, लेंथ स्केल से हमने मल्टीप्लाई किया एक्स टाइम्स रूट अंडर के एक्स ओवर के वाई। इस पर बेस्ड गेट में क्वेश्चन पूछा एक बार कि ये लेंथ कितना हो जाएगा, मॉडिफाइड लेंथ, तो एक्स जो लेंथ आपको प्रोवाइडेड है ये लेंथ प्रोवाइडेड होगी, रूट अंडर के एक्स ओवर के वाई मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे न्यू लेंथ एल डैश, ठीक है, वही आंसर पूछा था एल डैश कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये फैक्टर याद रखिएगा हम जो मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ स्केल से। तो अब एक बार सेटिस्फाई कर लिया, अब चलिए डिस्चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे,
ये तो नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में इधर के एक्स होगा, इधर के वाई होगा, तो आपको जो फ्लो फील्ड मिलेगा वो कुछ रेक्टेंगुलर मिलेगा मान लो। तो आपको करना क्या है, एक तो आप ये कर सकते हो, फर्स्ट मान लो, फर्स्ट आप इसके बीच में एक लाइन दे दीजिए कुछ ऐसा। फर्स्ट आपको क्या करना है, आप इसे रेक्टेंगुलर जो है एक इफेक्टिव, एक रिजल्टेंट परमेबिलिटी ले सकते हो क्या? ठीक है, मतलब Q इक्वल टू क्या है, के आई ए है, मतलब Q इक्वल टू के डैश टाइम्स डेल्टा एच ओवर एल बी इंटू 1 लिख सकता हूं मैं। मान लो इसका लेंथ है ये है एल और ये है बी। के डैश यानी कहने का मतलब है कि दोनों बगल जो हमारा जो यहां के वाई और के एक्स है, मैं इसे इक्वल कर दूं, के डैश इधर भी के डैश कर दूं। ओके, अगर परमेबिलिटी तो ये एक केस बन सकता है। या फिर मैं क्या करूं, लेंथ स्केल से मैं फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूं x टाइम्स रूट अंडर के एक्स ओवर के वाई, और उसे लैप्लास सेटिस्फाई करने का कोशिश करूं। ठीक है, तो इधर के एक्स होगा, सॉरी इधर के वाई होगा और इधर के एक्स होगी। सो इस केस में स्क्वायर बन जाएगी, इसमें स्क्वायर नहीं बनेगी, इसमें तो रेक्टेंगल ही रहेगी, नहीं इसमें भी स्क्वायर बन जाएगी ना, क्योंकि आपने परमेबिलिटी इक्वल कर दिया। अब देखिए, तो इन दोनों केस को इक्वेट कर लीजिए, इन दोनों केस से इक्वेट करके हम क्या निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है, एक तो हो गया Q इक्वल टू के आई ए। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, के डैश, देखिए के डैश टाइम्स डेल्टा एच ओवर एल बी इंटू 1। मतलब मैंने और कुछ छेड़खानी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ परमेबिलिटी को इक्वल किया। तो ये इसका लेंथ है एल और ये है बी, अभी भी रेक्टेंगुलर है, रेक्ट, और ये स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि स्क्वायर बनाने के लिए तो हमने ये मल्टीप्लाई किया था लेंथ स्केल से, स्क्वायर। ओके, सो ये फर्स्ट केस हो गया। जैसे हम परमेबिलिटी में करते थे ना इक्वेट, उसी तरह से करेंगे। सेकेंड केस में क्यू मैं कैसे लिख सकता हूं, के एक्स, ठीक है, टाइम्स डेल्टा एच ओवर लेंथ, लेंथ मतलब ये हेड लॉस, आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स टाइम्स रूट अंडर के एक्स ओवर के वाई लिख सकता हूं क्या, इंटू बी टाइम्स 1, और ये x जो लेंथ फैक्टर मैंने लिया ये यहां क्या है, l है। अब इन दोनों को इक्वेट करिए, इक्वेटिंग, तो आपको मिलेगा क्या, के डैश का वैल्यू कितना मिल जाएगा, रूट अंडर के एक्स टाइम्स के वाई। समझ में आया, ये हो गया टू डायमेंशनल में कंडीशन में। तो डिस्चार्ज कितना मिलेगा, टोटल डिस्चार्ज के डैश टाइम्स एच इंटू एन एफ अपॉन एन डी। इन 2D केस अगर है टू डायमेंशनल तो के डैश क्या होगा, रूट अंडर के एक्स के वाई। अगर मान लो 3D दे दिया है, ऐसे देता नहीं है 3D, तो क्या हो जाएगा के डैश का वैल्यू, सोचो, सिंपल है, के एक्स के वाई के जेड ओवर पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए, सिर्फ के डैश निकालना है। समझ में आया, तो ये था डिस्चार्ज कंप्यूटेशन कि डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, और एक चीज, एनएफ और एनडी कैसे निकालेंगे, ये देखो, एक फ्लो नेट बनाओ फिर से समझने के लिए। चलिए ये फ्लो नेट एक बन गया, तो ये क्या थी, psi1 psi2 psi3 psi4, phi1 phi2 phi3 phi4। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये भी ले लो आप, फिर से वही करना होगा, मैं कर ले रहा हूं पहले।
हाँ, तो नंबरिंग कर लीजिए, साइड 2, साइड 5 3 5 4 5 5 5 6। अब देखो कि पहले देखते हैं नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एनडी कैसे निकालोगे। यहां पर देखो सबसे पहले काउंट करो इक्विपोटेंशियल लाइन कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। अब काउंट करो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, यहां से यहां 1 हो रहा है, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, यहां से यहां 5। तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन था 6 और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप एनडी जो हो रहा है वो 5 हो रहा है। तो मैं रिलेशन क्या बना सकता हूं, इक्विपोटेंशियल लाइन -1 इक्वल टू एनडी। उसी तरह एनएफ क्या होगा, नंबर ऑफ फ्लो चैनल, देखो कितना है, पहले सबसे पहले फ्लो लाइन कैलकुलेट करो, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ फ्लो लाइन लिख लीजिए, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस। फिर नंबर ऑफ फ्लो चैनल कितना है, 1 ये हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 है। तो मैं रिलेशन कैसे बना सकता हूं, -1 एनएफ और एनडी का, समझ में आया। तो ये है एनएफ और एनडी, नोट बना लीजिए। नाउ लेट्स मूव, लेट्स प्रोसीड। सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, क्या डिटरमाइन कर लेंगे, सीपेज प्रेशर, एट ए पॉइंट। तो अभी मान लीजिए कि ये एक डैम बनाओ, ठीक है, ये उसका बेस है। अब इस डैम के नीचे फ्लो नेट बना लो, ये बन गया आपका फ्लो नेट। ये एक इंपरवियस स्टार्टा होगी, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप, ये इक्विपोटेंशियल लाइंस है। सो ये मान लो लेवल ऑफ वाटर जो एच ए है, एच ए 100 है, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां है 60। तो ये डैम है, डैम, ओके। डेटम मैंने कहीं कंसीडर नहीं किया है, डेटम इसी को ले लिया, चलो यही डेटम है, बेस ऑफ डैम डेटम। ये इम्परवियस स्टार्टा बताया था, इम्परवियस स्टार्टा। तो सीपेज हेड कितना है, 100 माइनस 60 40, मतलब 40 हेड यूज करना है इस फ्लो के लिए। ये जो फ्लो होगा उसमें 40 टोटल सीपेज हेड कितना लूज करेगा, 40। तो हमको क्या निकालना है, सीपेज प्रेशर एट एनी पॉइंट। तो सबसे पहले ये देखो टोटल हेड एट ए कितना है, 100 है। अब टोटल हेड एट बी कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो सीपेज हेड कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। अब देखो एनडी कितना है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, क्योंकि आपको पोटेंशियल ड्रॉप कितना वो निकालना है। तो एनडी कितना होगा, नंबर ऑफ फ्लो चैनल -1। तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल कितना, ये 1 हो गया, ये 2, सॉरी नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, 1 2 3 4। सो एनडी क्या लिख सकता हूं, 5 - 1 = 4। सो डेल्टा एच मतलब ये इक्विपोटेंशियल, ये है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, और ये एनडी क्या है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, डिफरेंस है ड्रॉप। तो डेल्टा एच कितना मिलेगा, एच ओवर सीपेज हेड ओवर एनडी
यही तो हमने देखा था रिलेशन 40/4 इक्वल टू 10 का मतलब क्या हो गया कि पानी जब फ्लो करके यहां से यहां आएगी तो उसके पास जो सीपेज हेड 40 है उसका वो 10 यहां से यहां तक लूज कर देगी तो यहां टोटल हेड कितना बचेगा 90 बचेगा क्या। अब यहां से यहां फिर 10 लूज करेगी तो यहां टोटल हेड कितना बचेगा 80 बचेगा क्या। यहां से यहां फिर 10 लूज किया तो 70 बचा यहां से यहां 10 लूज किया फिर 60 बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको निकालना है सीपेज प्रेशर। तो मैंने बताया था सीपेज प्रेशर क्या होता है सीपेज हेड ओके एट एनी पॉइंट कुछ भी अगर सीपेज हेड है तो इसे एच डैश लिख दीजिए किसी भी पॉइंट पर सीपेज हेड टाइम्स यूनिट वेट ऑफ वाटर और ये एच डैश क्या होगा। मान लो एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं एग्जांपल के लिए यहां पे मान लीजिए पॉइंट नंबर 4 है ये है पॉइंट एम ठीक है। अब आप हमको बताओ कि सीपेज हेड एच डैश एट पॉइंट एम कितना है। चलिए इसे देखिए पॉइंट ए पर आपका सीपेज हेड कितना था 40 पॉइंट बी तक ये बी नहीं इसे आप मान लीजिए ये इस वाले इक्विपोटेंशियल लाइन पर सीपेज हेड कितना बचा 40 माइनस 10 30 बचा ना। इस वाले पॉइंट पर सीपेज हेड कितना बचा 30 बचा। इस वाले पॉइंट पर सीपेज हेड कितना बचा 20 बचा। यहां कितना बचा 20 माइनस 10 10 बचा। अब ये 10 को यहां लूज कर रहा है तो एट पॉइंट एम सीपेज हेड कितना बचा पॉइंट एम पर सीपेज हेड कितना बचा एच डैश 10 मीटर बचा ना। तो सीपेज प्रेशर क्या होगा 10 इंटू गामा डब्ल्यू मतलब 10 इंटू 10 मान लो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो क्या मिल गया आपको 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिल गया सीपेज प्रेशर ठीक है। तो ये थी कॉन्सेप्ट सीपेज प्रेशर की मतलब एच डैश क्या है हेड सीपेज हेड लेफ्ट एट एनी पॉइंट आउट ऑफ टोटल सीपेज हेड ना टोटल सीपेज हेड ओके हो जाएगा। तो मैं इसे इसका अगर फॉर्मूला बनाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं एच डैश बराबर कलर चेंज करने दीजिए एच डैश बराबर मैं इसे लिख सकता हूं क्या एच माइनस एन ओके टाइम्स डेल्टा एच हो जाएगा और एच माइनस एन इंटू एच ओवर एन डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल लोगे एच किसी भी पॉइंट पर और सीपेज प्रेशर कैलकुलेट कर लेना एच डैश गामा डब्ल्यू ये सीपेज प्रेशर। ओके चलिए अब देखते हैं जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है क्या निकालना है पोर वाटर प्रेशर। ये कैसे निकलेगा पोर वाटर प्रेशर सिंपल है अगर अभी तक समझ गए हैं आप तो ये आसान है पोर वाटर प्रेशर। ये देखिए कि टोटल हेड क्या होता है पोर वाटर हेड प्रेशर हेड ट्रिगोनोमेट्रिक हेड प्लस डेटम हेड यही होता है। मान लो एक फ्लो नेट बनाता हूं देखिएगा फ्लो नेट बनाना और उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो फ्लो नेट बनाया सेम कंडीशन सेम फ्लो नेट
यहां एक इम्परवियस स्ट्राटा है, इसे अभी मैं डेटा में कंसीडर कर लिया। ठीक है, चलो ये हाइट मैंने कंसीडर कर लिया 5 मीटर, यहां से ये 100, ये 60, तो h कितना बचा 40 सीपेज हेड, ये फ्लो नेट है। ये इक्विपोटेंशियल लाइन और ये फ्लो लाइन, ये फ्लो लाइन, ये इक्विपोटेंशियल लाइन। तो कितना है, कितना होगा 1 2 3 4, तो ये ड्रॉप कितना होगा 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। तो मान लो एक पॉइंट ले लो, एक जनरल सा एक एग्जांपल लूंगा, समझ जाइएगा। ये वाला, ये पॉइंट मान लीजिए इस पॉइंट का जो डेटम है, डेटम से जो हाइट है वो है, टोटल है यहां तक 5 मीटर, तो इसका मान लीजिए 2 मीटर है। और ये जो 5 1 है, इस पर टोटल हेड कितना होगा, टोटल हेड, ये पॉइंट को m ले लो, टोटल हेड एट पॉइंट m कितना होगा, टोटल हेड एट a माइनस n टाइम्स डेल्टा h। देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है, टोटल हेड एट a माइनस n टाइम्स क्या, वही पहले जो लिखा था सीपेज हेड ओवर एन डी। ठीक है, यही पे लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 1 टाइम्स 40 ओवर 4, कितना बचा 90 टोटल हेड। अब बताइए टोटल हेड क्या होता है, प्रेशर हेड या पोर वाटर हेड, ये निकालना है हमको, पोर वाटर प्रेशर, प्रेशर हेड या पोर वाटर हेड प्लस डेटम हेड। डेटम हेड कितना है 2 मीटर, 2 मीटर लिया है, तो टोटल हेड कितना बचा आपको 90 इक्वल्स प्रेशर हेड जो निकालना है या फिर पोर वाटर हेड प्लस 2 मीटर। तो आपको पोर वाटर हेड कितना मिल गया 90 माइनस 2 इक्वल टू 88 मिल गया, 88 मीटर। सो प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हेड इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा 88 इंटू 10, क्या 880 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए, क्लियर हो गया होगा, मैंने एग्जांपल ले लिया था, अगर नहीं समझे तो कमेंट में कर लीजिएगा। तो एक चीज डिफरेंस आपको नोटेबल है कि जब सीपेज प्रेशर निकाल रहे हो तो किसी भी पॉइंट पर टोटल सीपेज हेड का कितना हेड बचा इनटू गामा डब्ल्यू कर रहे थे ना, और जब हम पोर वाटर प्रेशर निकाल रहे हैं टोटल हेड इंटू, सॉरी टोटल हेड नहीं कर रहे, टोटल हेड से कितना हेड बचा, कितना हेड है किसी भी पॉइंट पर, वहां से हम प्रेशर हेड कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको इंटू गामा डब्ल्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, आई एग्जिट, ये क्या होता है। सबसे पहले देखो आई क्या होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, ऐसे लिख सकता हूं। तो एक फ्लो नेट बनाओ, एक फ्लो नेट बनाओ कुछ ऐसा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है आई एग्जिट, तो इसे मैं अच्छे तरह से बनाऊंगा। ये लेवल ऑफ वाटर, ये लेवल ऑफ वाटर डाउनस्ट्रीम, सेम 100 60। तो देखिए मैं क्या बताते रहा हूं कि नीचे क्या है, सॉइल है, ये सब क्या है सॉइल है, ये सॉइल है, और इसके नीचे एक इम्परवियस स्ट्राटा है,
या फिर रॉकी स्ट्रेटम है। देखिए अब हो क्या रहा है कि फ्लो तो हो रहा है, फ्लो नेट बन रहा है, फ्लो हो रहा है। मान लो ये फ्लो हो गया, ये फ्लो हो गया, ये फ्लो हो गया, ये हो गया ऐसे कुछ, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया। सो इस केस में ध्यान से देखिए कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल कितना है। अच्छा उससे मतलब नहीं है, अभी देखिए ये वाला देखिए, इस वाले फ्लो फील्ड का ये फ्लो फील्ड है और इस वाले फ्लो फील्ड को कंसीडर करिए, ठीक है। तो देखिए ये जो लेंथ है L1 और ये जो लेंथ है L2 है। आपको नजर आ रहा है कि L1 जो है हमारा ग्रेटर है L2 से। और देखिए पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा H, इसमें भी डेल्टा H होगा, इसमें भी डेल्टा H होगा, इसमें भी डेल्टा H होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, I1 क्या होगा डेल्टा H ओवर L1 और I2 क्या होगा डेल्टा H ओवर L2। इन दोनों में बड़ा कौन होगा, I2 विल बी ग्रेटर देन I1 की नहीं। तो क्रिटिकल केस क्या हो जाएगा, ये वाला फ्लो फील्ड पे यहां पर क्रिटिकल केस आ जाएगी, ये L2 है, ठीक है। लास्ट फ्लो फील्ड, सो लास्ट फ्लो फील्ड में आई एग्जिट जो होगा मैक्सिमम होगा। सो चांसेस क्या है, सो चांसेस आर चांसेस ऑफ किसका, चांसेस ऑफ एक्सीडिंग द एग्जिट ग्रेडियंट, सॉरी चांसेस ऑफ एक्सीडिंग द क्रिटिकल हाइड्रोलिक gradient are greater near downstream end, लिख सकता हूं। तो अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को कोई ग्रेडियंट एक्सीड कर रहा है तो वो केस क्या था, इफ आई सी आर लेसर देन, कम हो जाए आई एग्जिट से, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल कंडीशन एट डाउनस्ट्रीम एंड। सो समझ पा रहे हो ध्यान से। सो आई एग्जिट क्या है, इज द मैक्सिमम हाइड्रोलिक ग्रेड एट द डाउनस्ट्रीम एंड फॉर लास्ट फ्लो फील्ड, ओके। क्योंकि इसी का लेंथ सबसे कम होगा, मैंने बताया था जैसे जैसे फ्लो फील्ड बढ़ते जाएगा उसका लेंथ कम होते जाएगा फॉर लास्ट फ्लो फील्ड, समझ आया। तो यही है आई एग्जिट। आई एग्जिट कैसे निकालोगे, क्या हो जाएगा, लेंथ सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप, ये तो कांस्टेंट रहेगी, डिवाइडेड ओवर लेंथ ऑफ
लास्ट फ्लो फील्ड हो जाएगा, आई एग्जिट। तो अब देखते हैं, पर ये आईसीआर तो कांस्टेंट है ना, क्या थी आईसीआर? जी माइनस वन ओवर वन प्लस ई और जी माइनस वन टाइम्स वन माइनस एन, ऐसे भी लिखते थे। ठीक है, ये तो किसी भी सॉइल के लिए कांस्टेंट होती है। तो क्या लिख सकते हो कि एग्जिट ग्रेडियंट जो है is hydraulic gradient at कहां डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ फ्लो लाइन व्हेन सीपिंग वाटर या फिर परकोलेटिंग वाटर कब? जब वो सॉइल को छोड़ रहा है और किस में जा रहा है? डाउनस्ट्रीम का जो वाटर है उसमें जा रहा है। व्हेन परकोलेटिंग वाटर लीव्स सॉइल मास। So I exit delta H over last length of flow field। अब देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट आई एग्जिट, ये कुछ है। देखिए फाइन सैंड अगर है आपका, मट्टी जो फाइन सैंड है अगर यहां पर डाउन स्ट्रीम, सॉरी उल्टा बना रहा हूं, ये देखिए तो ये इस पोर्शन में जो मट्टी डाला हुआ है इसको इस पोर्शन में, अगर ये फाइन सैंड है तो फॉर फाइन सैंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट पाइपिंग शुड बी 6 to 7। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 to 7 होना चाहिए। मतलब आई एग्जिट कितना होना चाहिए? लगभग 1/6 से लेके 1/7 ऑफ आई क्रिटिकल। ठीक है, फॉर कोर्स सैंड मतलब इससे थोड़ा मोटा बड़ा ग्रेन साइज कोर्स सैंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग अगेंस्ट पाइपिंग कितना होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोर्स सैंड में थोड़ा ज्यादा होगा या कम होगा? सोचो। 1/4 to 1/5 आईसीआर आई एग्जिट, ये कम होगा। क्यों कम होगा? मैंने बताया था आपको, कोर्स सैंड में पाइपिंग मतलब जितना कोर्सर हो पाइपिंग होने का चांसेस उतना कम होता है। क्यों? डिस्चार्ज हमको उतना नहीं मिल पाता है क्योंकि कोर्स केस में परमेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और एग्जिट ग्रेडियंट उतना बढ़ेगा ही नहीं जो कि क्रिटिकल के बराबर हो सके, तो इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम मेंटेन की गई है। अब देखिए यहां पाइपिंग हम क्यों चेक कर रहे हैं? अब देखिए पानी यहां से सीपेज होते हुए आया, यहां पे फोर्स लगाएगा, यहां पे एक आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज्यादा हो जा रहा है, तो यहां का मिट्टी को क्या करेगा? वो उधेड़ देगा, फ्लो हो जाएगी। पाइपिंग में तो यही होती है। तो आपका ये डैम का जो बेस है डाउन स्ट्रीम एंड,
फेल हो जाएगा ना, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए ये लिमिट है, ताकि हमारा जो डैम का जो डाउन स्ट्रीम एंड पे बॉटम है वो फेल ना हो। तो अब इस चीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? प्रिवेंशन। देखिए, पहला ये सोचिए कि आई एग्जिट होता है इसलिए क्योंकि हमारा जो लास्ट फ्लो फील्ड का जो लेंथ था वो बहुत कम था। इस कारण से हाइड्रोलिक ग्रेड एट फॉर लास्ट फ्लो फील्ड बढ़ जाता था। तो मैं एक काम करूंगा कि लास्ट फ्लो फील्ड का लेंथ को ही बढ़ा दूंगा। कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए एक हम चीज यूज करते हैं, उसका नाम है सीट पाइल। देखिए, ये थी डैम और यहां थी फ्लोनेट, ये थी उत्तर गैस स्टार्टअप, ठीक है। ये थी पोटेंशियल ड्रॉप्स, पोटेंशियल लाइंस। अब ये कम हो रहा था ना, ये लास्ट फ्लो फील्ड का आपका लेंथ कम हो रहा था, ये वाला, इसलिए आई एग्जिट मिल रहा था। मैं अब क्या करूंगा, यहां पे एक सीट पाइल दे दूंगा। ओके, कहने का मतलब है, देखिए कुछ ऐसे एक सीट पाइल दिया इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, आपका जो फ्लो है पानी का वो कुछ ऐसे होगी, ऐसे आएगी, यहां से यहां नीचे कवर करेगी, फिर जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो है सीट पाइल है, और ये क्या कर रही है, इंक्रीजेस लेंथ ऑफ लास्ट फ्लो फील्ड, लेंथ ऑफ लास्ट फ्लो फील्ड। सो आई एग्जिट क्या हो जाता है, डेल्टा एच ओवर एल लास्ट डिक्रीजेस। सो सेफ, समझ में आया? इतना काफी है इसके लिए कि सीट पाइल क्या होता है, और कुछ नहीं पूछता ऑब्जेक्टिव में। सो हम सेफ हो गए, ठीक है। मतलब चांसेस ऑफ पाइपिंग रिड्यूसेस यूजिंग सीट पाइल एट डाउन स्ट्रीम एंड। कहां होगा, डाउन स्ट्रीम एंड ऑफ डैम। ये लेवल ऑफ वाटर बना लो। और एक तरह है, और एक तरीका है जिससे हम पाइपिंग को रोक सकते हैं, ग्रेडेड फिल्टर को यूज करके। ग्रेडेड फिल्टर्स, ये ग्रेडेड फिल्टर्स क्या होता है, देखिए एक तरह का फिल्टर, देखिए आपका जो वहां पे मैं डाउन स्ट्रीम एंड में एक सॉइल प्रोफाइल बना रहा हूं। मान लीजिए यहां पर फाइनर सॉइल्स है, यहां पे फाइनर फाइन ग्रेन्स है, ठीक है। ये फाइनर है ऊपर, यहां पे कोर्सर है, फिर थोड़े बड़े, फिर और उससे बड़े ग्रावल दे दिया, बोल्डर वगैरह दे दिया। देखो अब ये ग्रावल है, ये मान लो कोर्स सैंड है, ये मान लो फाइन सैंड है। अब देखिए आपका पानी आएगा तो जितना सी प्रेशर लेके आएगा, अब इस सॉइल मीडियम से जब वो फ्लो करनी होगी तो उसका जो प्रेशर है वो लॉस हो जाएगा ना, सीपेज है रिड्यूस हो जाएगा। तो ये फिल्टर क्या करती है, reduces the seepage pressure। प्रेशर ऑफ वाटर। सो क्या होता है, चांसेस ऑफ इरोजन रिड्यूस हो जाता है, मतलब वो
मिट्टी जो उधड़ेगा ऐसा, इसका चांस कम हो जाता है। सो रिड्यूसेस दी चांसेस, मतलब ज्यादा हेड लॉस करा देता है, चांसेस ऑफ इरोजन और पाइपिंग। तो ये जो फिल्टर है इसे नॉर्मल फिल्टर कहते हैं, नॉर्मल फिल्टर। अब इसी को उल्टा रख दो, मतलब नीचे फाइन होगा, देखिए बना रहा हूं। अगर नीचे आप दोगे फाइन, ठीक है, फिर थोड़ा कोर्स, फिर ग्रावल, इसमें तो और ज्यादा लॉस हो जाएगा, पानी पास ही नहीं कर पाएगा यहीं पर। तो इसे कहते हैं, ये अब फाइन हो गया, ये हो गया कोर्स सैंड, ये हो गया ग्रावल। उल्टा रख दोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब तो इन्वर्ट कर दिए ना, इन्वर्ट कर दिए, तो ये हो गया इन्वर्टेड फिल्टर। ठीक है, इसका कुछ डिजाइन क्राइटेरिया है इस फिल्टर का, वो क्या है? तो ये दो मेजर बताया मैंने जिससे आप बचा सकते हो डाउनस्ट्रीम एंड को, एंड पर पाइपिंग होने से। ये प्रिवेंशन मेजर है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है स्ट्रीट पाइप या फिर ग्रेडेड फिल्टर्स। ओके, सो डिजाइन क्राइटेरिया क्या है ये कभी नहीं पूछा है, फिर भी ध्यान में रखिए डिजाइन क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क्स के लिए। सबसे पहला D15 मतलब डायामीटर, द डायामीटर ऑफ सॉइल बिलो विच 15% ऑफ सॉइल इज फाइनल। तो D15 ऑफ फिल्टर, ये जो फिल्टर मटेरियल यूज किया है इसका D15 डिवाइडेड ओवर D85 ऑफ प्रोटेक्टिव सॉइल, मतलब जिस सॉइल को बचाना है, प्रोटेक्टिव सॉइल शुड बी लेस देन 5। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड लिमिट क्या है कि 4 से लेके D15 फिल्टर और D15 प्रोटेक्टिव सॉइल बीच के बीच में होना चाहिए। थर्ड 3 है, टीडी है, ज्यादा नहीं है, D50 फिल्टर और D50 प्रोटेक्टिव सॉइल, जिसे बचाया रहा है प्रोटेक्टिव सॉइल, मतलब वो आपका जो बेस है यहां पर, इस ये वाला मिट्टी, प्रोटेक्टिव सॉइल शुड बी लेस देन 25। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा सिर्फ डिजाइन क्राइटेरिया, D15 फिल्टर ओवर D85 ऑफ प्रोटेक्टिव सॉइल शुड बी लेस देन 5, और 4 से 20 के बीच में होगा D15 फिल्टर, D15 प्रोटेक्टिव, और D50 और D50 दोनों का 25 से कम होगा। ये देखिए इसका आधा है, याद रखने के लिए बता रहा हूं ट्रिक, 50 का आधा कर दीजिएगा, यहां 2 है, यहां पे D50 फिल्टर है, D50 प्रोटेक्टिव सॉइल है, तो 50-50 तो 2 है, मतलब 25। अब ये 4 से 20 में कैसे आया, सिंपल है, आप एक काम करिए, इसका जो 15 है D15 फिल्टर, D15 प्रोटेक्टिव सॉइल, इसे याद रख लीजिए, और ये भी याद रख लीजिए, D15 फिल्टर ओवर D15 प्रोटेक्टिव सॉइल शुड बी लेस देन 5। दोनों का 5 ही है ना एक्सट्रीम एंड, तो ऐसे याद रख सकते हो, अपना अपना ट्रिक बना लीजिएगा। वेल, वी हैव फिनिश्ड दिस सीपेज एंड इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल कंटिन्यू विथ, वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, कंपैक्शन ऑफ सॉइल। उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रेस ड्यू टू लोड ऑन सॉइल, फिर कंसोलिडेशन, वी विल कंटिन्यू लाइक दैट। वेल, थैंक यू फॉर नाउ, बने रहिए IAS और गेट निकालने के लिए।